हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमोद कुमार। लास्ट टाइम अपने जो बात कर रहे थे, एक पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से कार्तीय निर्देशांक पद्धति में और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में एक पॉइंट को प्रदर्शित किया जाता है। उसी के साथ साथ जो है पॉइंट को कार्तीय से ध्रुवीय में और ध्रुवीय से कार्तीय में रूपांतरण करने के क्वेश्चंस पे भी हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी किस तरीके से ज्ञात की जाती है। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें उसी तरीके से कार्तीय निर्देशांक पद्धति और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, दोनों पद्धतियों में बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होते हैं। तो दोनों ही पद्धति में दूरी निकालने के लिए हमें इस तरह से सूत्र काम में लेना है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का जो सूत्र है वो अमूमन स्टूडेंट्स को पता होता है। इस तरीके से हमने दो बिंदु माने, ए जिसके निर्देशांक ये माने गए x1 y1 और b जिसके निर्देशांक माने गए x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र 9th-10th क्लास वाले बच्चों को भी अमूमन पता होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बट ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र पूछ लिया जाए या फिर बीच की दूरी ही पूछ ली जाए तो जो है बेसिकली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो इस तरीके में जैसे हम ये मान लें कि एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 और θ1, दूसरा बिंदु b जिसके निर्देशांक r1, r2 एंड θ2। और अब इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो बीच की दूरी के लिए सूत्र रहेगा AB इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र रहता है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, और यहाँ पर ये जो है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र रहता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। अब इन दोनों ही पद्धतियों पर एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर यूँ मान लिया जाए कि आपको एक बिंदु है जिसके निर्देशांक दे दिए गए हैं -1 एंड 2, और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक दे दिए गए हैं 3 - 1, और ये कहा जाए कि दो बिंदुओं के A और B के बीच की दूरी ज्ञात करो। बात बहुत ही सिंपल है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस, जो टॉपिक आगे चलेगा उसमें ये बेसिक फॉर्मूला और बेसिक टेक्निक की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए ऐसी बातें जो आपको ऑलरेडी आती है या बहुत ही सिंपल लग रही है, इसको हल्के में ना ले, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है 3 + 1 4 और इसका स्क्वायर करने पर 16 प्लस -1 एंड -2 -3 और उसका स्क्वायर करने पर 9 और 25 और ये आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी आपकी यहाँ पर आप मिली 5। ऐसे ही ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में भी अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो इस पर भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा, बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक है 2 एंड 15 डिग्री, बिंदु Q जिसके निर्देशांक ये मान लेते हैं 1 एंड 75 डिग्री। अब यहाँ पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, देखो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको दूरी सूत्र की जरूरत पड़ती है, दूरी ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति पे बेस्ड क्वेश्चन आने के डायरेक्ट चांसेस बन जाते हैं। इसलिए ऐसे दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू r1 इंटू r2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2। देखिए, आप चाहिए तो इसको θ1 माइनस θ2 मान के चले या फिर इसको θ1 माइनस θ2 मान के चले, यहाँ पर आंसर के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन के साथ एंगल आता है तो कोस उस नेगेटिव साइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए यहाँ पर साइन से कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लिखोगे θ2 माइनस θ1, और देखिए आंसर आपको इस तरीके से मिलेगा 4 + 1 5 माइनस
2 इंटू 2 4 इंटू कॉस 75 माइनस 15 75 माइनस 15 60 डिग्री, और यहाँ पर आपका आंसर हुआ 5 माइनस 4 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मिलेगी 1/2, जिसको कैंसिल आउट करने से 2, 5 माइनस 2 आपका आंसर आया √3। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी कार्तीय निर्देशांक पद्धति और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में ज्ञात की जाती है। अब देखिए आगे के जो कॉन्सेप्ट आप देखोगे पॉइंट में जो पढ़ने वाले हो, वहां पर इस फॉर्मूला की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और एग्जामिनर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस लेवल का पुटअप करना चाहता है, किस लेवल का पूछना चाहता है। हो सकता है वो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धतियों में भी आपको बिंदु के निर्देशांक दे और उस पर बेस्ड आगे के टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। बहुत बार एक बेसिक क्वेश्चन देखने को पाया गया है कि बिंदु जो होता है उसका किसी रेखा के सापेक्ष या फिर किसी एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बिंदु, इसलिए बिंदु से रिलेटेड पॉइंट में ही इस सब टॉपिक को रखा जाएगा, प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो हेडिंग हम डालते हैं प्रतिबिंब। देखिए किस तरीके से प्रतिबिंब पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहां पर आपके पास एक्स एक्स है और यहां पर वाई एक्स है, और किसी बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हो, और ये मान के चले कि वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। यहां पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है। देखिए प्रतिबिंब जब भी निकालना हो तो आप इस सवाल को इस तरीके से समझें कि कोई बिंदु का प्रतिबिंब निकालना बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक इंसान शीशे के सामने खड़ा होता है और उसका प्रतिबिंब शीशे के सामने दिखाई देता है। ये मान के चलें कि यहां पर ये शीशा है, ये दर्पण है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट कोई बिंदु है, उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है तो इसके दूसरी तरफ यहां प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो कॉन्सेप्ट हमेशा देखने हैं कि जितनी दूर, आप इसको डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि जितनी दूर आप शीशे से खड़े हुए होते हो, वो जो भाई साहब आपकी जो फोटो दिखती है वो आपसे उतनी ही दूर मिलेंगे। ये बिंदु इस शीशे से जितनी दूर है इसका बनने वाला प्रतिबिंब उतना ही दूर मिलेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इस बिंदु को या किसी व्यक्ति को शीशे से थोड़ा साइड की तरफ शिफ्ट किया जाए, थोड़ा साइड की तरफ खिसकाया जाए, और ये मान ले कि बिंदु यहां पर है, तो क्या प्रतिबिंब ऐसे बन सकता है? दूरी वाले कॉन्सेप्ट को हम अभी भी मेंटेन करके चल रहे हैं कि इस बिंदु की इस प्रतिबिंब से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी, इस बिंदु की इस दर्पण से, इस शीशे से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इसके प्रतिबिंब की भी है। तो दूरी वाले कॉन्सेप्ट को तो हम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बिंदु को, या यूं कहें कि P का प्रतिबिंब क्यों नहीं कह सकते, और इस सिचुएशन में A का प्रतिबिंब B कहा जा सकता है। तो ऐसे क्या दिक्कत हुई कि हम A का प्रतिबिंब B कह पा रहे हैं लेकिन P का प्रतिबिंब Q को नहीं कह सकते? हमने ये बताया कि A जितना इस शीशे से दूर है उतनी ही दूर इसका प्रतिबिंब है। यहां तक बात ठीक थी सर, आपने जो बताया वो इसमें भी तो मेंटेन हो रहा है, यहां पर भी तो P इस शीशे से जितना दूर है उतनी ही दूर क्यों है? तो आपने कभी नोटिस किया कि आप अगर शीशे के सामने खड़े हो और आपका प्रतिबिंब पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप अगर शीशे से थोड़ा शिफ्ट होते हो तो वो जो प्रतिबिंब है वो भी आपके साथ ही थोड़ा शिफ्ट होता है। अगर आप शीशे से थोड़ा इस तरफ चलोगे तो वो जो प्रतिबिंब है वो भी साथ में शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आपने हमेशा शीशे के केस में देखी हुई है। इससे ये समझ में आया कि प्रतिबिंब और बिंदु के मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा दर्पण के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट
ये 90 डिग्री वाला हमेशा काम करेगा। जब कभी भी प्रतिबिंब का सवाल आ जाए, जब कभी भी आपको प्रतिबिंब निकालना हो, तो दो बातों का खास ध्यान रखें। एक बात ये कि बिंदु और उसका प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि बिंदु और प्रतिबिंब दोनों का मध्य बिंदु जब भी निकालोगे, दोनों का मध्य बिंदु हमेशा दर्पण पर आएगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रखोगे तो हमेशा आप प्रतिबिंब के सवालों को निकाल सकते हो। तो देखिए यहां पर किस तरीके से प्रतिबिंब हम बनाते हैं, और खास यूं कहें कि ट्रिक जनरेट करते हैं। ट्रिक्स की सहायता से हम प्रतिबिंब निकालेंगे। तो देखिए यहां पर सपोज कि हमने बिंदु ए माना, यह कह दिया जाए कि इस बिंदु ए का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करो। अगर यूं कह दिया जाए कि इस बिंदु ए का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि जितना दूर ये बिंदु एक्स अक्ष से है उतना ही दूर दूसरी तरफ आपको बिंदु चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि बिंदु और उसके प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है वो जिस एक्स के सापेक्ष, जिस रेखा के सापेक्ष, जिस दर्पण के सापेक्ष आप प्रतिबिंब निकाल रहे हो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने लगाए, कौन से मध्य बिंदु वाला, इन दोनों का मध्य बिंदु एक्स के ऊपर है, दूसरा एक्स और मिलाने वाली रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद हमने ये पाया कि प्रतिबिंब का जो निर्देशांक होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो उतना ही होगा जितना बिंदु ए का है, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट जितना है उतना ही होगा, बट साइन अपोजिट होगा। यहां पर वाई कोऑर्डिनेट मान के चले +3 है तो इधर देखिए -3 हो जाएगा। आप ये मान के चले कि +4 है तो -4 हो जाएगा, इसलिए मैं कह सकता हूं -y। तो एक ट्रिक जनरेट हो गई ऐसे केस में कि अगर किसी बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष आप प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो क्या करेंगे भाई, किसी बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक आप ओनली उसका वाई एक्स के निर्देशांक का चिन्ह बदल दोगे। प्लस है तो माइनस कर दोगे और माइनस है तो प्लस कर दोगे। अगर ये ट्रिक जनरेट हो गई तो एग्जाम में हमारा बहुत टाइम बच जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बार और ट्राई करते हैं। ये कह दिया जाए कि इस बिंदु का वाई एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करो, बिंदु ए का वाई एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करोगे तो आप ये देखोगे कि वाई एक्स से जितना दूर ये बिंदु है उतनी ही दूर दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब मिलने वाला है, जिसको मैं सी मान सकता हूं, पहली बात। दूसरा, जिस एक्स के सापेक्ष हम प्रतिबिंब ज्ञात कर रहे हैं उस एक्स के साथ बिंदु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन बातों के मद्देनजर अगर सी के निर्देशांक की बात करें, सी के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो आप ये कहोगे कि सर इसका एक्स निर्देशांक जितना भी है इसके प्रतिबिंब का एक्स निर्देशांक उतना ही होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह अगर यहां प्लस का है तो माइनस का होगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से चिन्ह बदलोगे। और y निर्देशांक अगर इसका 5 तो इसका भी 5, इसका 6 तो इसका भी 6, इसलिए y निर्देशांक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक उसी प्रकार फिर ट्राई करते हैं, इस बिंदु C का अगर हम प्रतिबिंब निकाले x अक्ष के सापेक्ष तो बताएंगे क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से बिंदु A का प्रतिबिंब निकाला था। बिंदु A के प्रतिबिंब भी अगर हम x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाल रहे थे तो y कोऑर्डिनेट y x का निर्देशांक में चिन्ह बदल दिया। ठीक उसी तरह अब हम इसका प्रतिबिंब निकालेंगे D तो -x वैसे का वैसा रहेगा और y वाले का चिन्ह बदल दिया जाएगा। ऐसे अगर मैं इसका प्रतिबिंब निकालूं तो अब क्योंकि हम y x के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाल रहे हैं इसलिए x वाला निर्देशांक बदल दिया जाएगा और y वाला निर्देशांक जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखिए y वाला निर्देशांक -y है, यहां भी माइनस है, लेकिन x का चिन्ह बदल गया। तो इस तरीके से किसी बिंदु के प्रतिबिंब अलग अलग एक्सों के सापेक्ष बदल पूछा जाए तो आपके पास इतनी ही ट्रिक रहेगी कि अगर x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा जाए तो y का निर्देशांक जो है उसका चिन्ह बदल दोगे, और y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा जाए तो x निर्देशांक वाले कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदल दोगे। उसी प्रकार अगर मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछ लिया जाए कि इस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालो तो आप दोनों के ही निर्देशांक बदल दोगे या दोनों के ही चिन्ह बदल दोगे। उसी प्रकार अगर इसका मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप दोनों के ही चिन्ह बदल दोगे। देखो x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। देखिए इस पर एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल ये है कि बिंदु 3, 6 का एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब बताओगे, तो आप कहोगे कि सर एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब की बात कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक हम वाई वाले का चिन्ह बदल देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3 और -6, दैट्स इट, कंप्लीट। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि बिंदु -3, 6 का एक्स एक्स के सापेक्ष, उसी प्रकार एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा जाए, तो आप एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा गया इसलिए इसका y निर्देशांक बदल दोगे, तो आप लिखोगे x निर्देशांक नहीं बदलोगे, x निर्देशांक जैसा वैसा का वैसा रखोगे, लेकिन yx का चिन्ह बदल दोगे, तो yx का चिन्ह +6 के बजाय क्या हो जाएगा, -6। ऐसे अगर हमें सवाल ये पूछ लिया जाए -2 और -3, इसका yx के सापेक्ष प्रतिबिंब बताओ, yx के सापेक्ष प्रतिबिंब बताओगे तो इस बार इसके x निर्देशांक का चिन्ह बदलोगे, x निर्देशांक में -2 था वो बदल के हो जाएगा +2, इसलिए बन जाएगा 2 और -3 जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ये -3। इसी प्रकार अगर ये पूछ लिया जाए कि बिंदु -6 और 7 इसका प्रतिबिंब बताओ मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब पूछा जाए तो दोनों के ही चिन्ह बदल दोगे, जो -6 था वो बदल के +6 हो जाएगा, जो +7 था वो बदल के -7 हो जाएगा, तो निर्देशांक आएंगे 6 - 7। तो इस प्रकार हमें किसी बिंदु का प्रतिबिंब कैसे ज्ञात किया जाता है वो वाली बात अच्छे से समझ पाए हैं। और प्रतिबिंब की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक बार और बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि दर्पण बिंदु और प्रतिबिंब का जो मूल बिंदु आएगा, कौन सा बिंदु और उसके प्रतिबिंब दोनों का जो मध्य बिंदु आएगा वो मध्य बिंदु हमेशा दर्पण पर होना चाहिए। सेकंड थिंग कि बिंदु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा हमेशा दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। ये दोनों ही बात अगर मेंटेन हो रही है, ये दोनों बात वेरीफाई है, इट मींस पक्का वो जो बिंदु है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब है। यूं कह सकते हैं बी ए का प्रतिबिंब है या फिर ए बी का प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से एक पॉइंट हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार किसी बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखिए इसी टॉपिक में और किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। देखो इसके बाद जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको फोन कर देता हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि सर आप तो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गए, 9, 10, 6, 7 की बातें बता रहे हो। तो आपको याद दिला दूं कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है बिंदु। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2D पढ़ रहे हैं और 2D बिंदु से शुरुआत होती है। स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि बिंदु ऐसे लिखा जाता है और उसको प्रदर्शित करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। अब देखिए इन्हीं बिंदुओं को मिलाकर, ध्यान से सुनना, इन्हीं बिंदुओं को मिलाकर, जैसे मैंने 3 बिंदु मिलाए, इन्हीं बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जा सकता है, इन्हीं बिंदुओं को मिलाकर चतुर्भुज बनाया जा सकता है। तो फिर इस टॉपिक में इस तरीके के सवाल बन सकते हैं और अमूमन ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं कि 3 बिंदुओं के निर्देशांक देकर आपसे ये पूछे कि निम्न बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार क्या होगा। ऑप्शन में लिखा हुआ होता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरीके के ऑप्शन में हमें दूरी सूत्र की काफी हेल्प लेनी पड़ती है। दूरी सूत्र की सहायता से हम बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम में बहुत बार देखा गया कि 4 बिंदुओं के निर्देशांक देकर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न चारों बिंदुओं से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। ऑप्शन में दिया हो आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो इसलिए ये जो टॉपिक है, जो वर्ड्स आप देख रहे हो, समानांतर, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, तो ये टॉपिक आपको लोअर क्लासेस वाले लगते होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए
देखिए यहां पर आपको बेसिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूरी सूत्र पे हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए खास आपको दूरी सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं त्रिभुज के प्रकार। तीन बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनता है उसका प्रकार सवाल में पूछ लिया जाता है। तो देखिए त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और अमूमन कौन से प्रकार से क्वेश्चन ज्यादा आने की चांसेस बढ़ते हैं, और वहां पर भी आप कौन सी गलती कर सकते हो जिसकी वजह से आपका सवाल गलत हो सकता है। तो देखिए सवाल एग्जाम में जो आएगा उसमें आपको तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होंगे। x1 y1 जैसे बिंदु A का निर्देशांक हो गया, और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 हो गया, और बिंदु C का निर्देशांक x3 y3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप दूरी सूत्र की सहायता लेंगे और दूरी सूत्र की सहायता से आप तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करोगे। बिंदु A और B के बीच जो है दूरी सूत्र लगाकर आप AB भुजा की लंबाई ज्ञात करोगे, ऐसे ही आप BC भुजा की लंबाई ज्ञात करोगे, और ऐसे ही आप AC भुजा की लंबाई ज्ञात करोगे, और तीनों लंबाइयों के आधार पर आप ये बता सकते हो कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए बेसिक बात यह है कि जिस त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं बराबर मिल गई, सब लोगों को पता है कि तीनों भुजाएं अगर बराबर मिल गई, यानी कि मैं ये कहूँ AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर मिल गई, उस त्रिभुज के बारे में आप ये कहोगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल सही, यही बात कहोगे। बोला सर इतना सिंपल क्वेश्चन? डिफेंस के एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाते हैं, उसमें चांसेस बढ़ जाता है। अगर आप लकी हो तो कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। ऐसे ही आपने उसी प्रकार तीन बिंदु और उसके निर्देशांक दे रखे हैं और आपने दूरियां निकाली। दूरियां निकालते वक्त आपने ये पाया कि PQ और QR बराबर है लेकिन PR बराबर नहीं है, या फिर आपने ये पाया कि QR और PR बराबर है लेकिन PQ बराबर नहीं है, या फिर आपने ये पाया कि PR और PQ बराबर है लेकिन QR बराबर नहीं है। तो तीनों ही कंडीशन में आपने ये पाया कि दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, और यहां पर भी दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर लेकिन तीसरी बराबर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में दो भुजाएं कोई भी बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार देखिए त्रिभुज का प्रकार बहुत बार समकोण से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अभी आपने तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकाली और आपने ये पाया कि उन तीन में से दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ा तो वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर मिल गया, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो आपने छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये कंडीशन आपको मिल गई तो आप कहोगे समकोण। अब कहोगे सर AC का स्क्वायर ही तीनों के दोनों के बराबर नहीं, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो आप समकोण बोलोगे। और जहां पर मिस्टेक, जहां पर गलती होने के चांसेस आपसे होते हैं वो वाली बात समझे। बहुत बार क्या होगा, इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस है, बहुत बार आप इस तरीके से पाओगे कि जैसे ही आपने तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकाली तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां ही आपको अलग अलग देखने को मिली। कोई भी दो भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं है, तीनों भुजाओं अलग अलग लंबाई की है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो विषम बाहु त्रिभुज है, और यहां पर आप गलती कर दोगे, यहां पर आप गलती करोगे। विषम बाहु त्रिभुज जो है वो होने के चांसेस तो बनते हैं, बट बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं समबाहु, समकोण, विषम बाहु, इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवालों में जो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होता है उसको खास चेक करना होता है,
क्योंकि जब आप तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालोगे तो आपको विषम बाहु मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैक्सिमम टाइम वो विषम बाहु मिलता है, आप उसको विषम बाहु बोलोगे, लेकिन एक्चुअल में वो विषम बाहु होता नहीं है। कैसे? देखो, इस चीज को चेक करने के लिए आपको दो स्पेशल परिभाषाओं की जरूरत पड़ेगी कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं को अगर आप जोड़ते हो, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं को अगर आप जोड़ते हो तो उनका जो योग आता है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा चला जाए, यानी कि तीसरी भुजा हमेशा उस योग से छोटी होनी चाहिए। या फिर यूं कहूं कि किन्हीं भी दो भुजाओं को आप घटाते हो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। इसलिए मैं ये लिखता हूं, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। और या फिर यूं कहूं, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा। अगर ये दोनों परिभाषाएं वेरीफाई नहीं हो रही है, ये दोनों परिभाषाएं संतुष्ट नहीं कर रही उस कंडीशन को, तो आप कहोगे इनमें से कोई नहीं, त्रिभुज संभव ही नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो एग्जाम्पल के लिए आप ये मानो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते थे छोटी क्लास में, कि आपको एक भुजा ये मिल गई है 3, ये 3 मीटर बोल देते, दूसरी भुजा आपको मिली 5 मीटर और तीसरी भुजा आपको मिली 10 मीटर। तो आप ये देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक जब आप जाओगे तो ये 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 10 जो लंबाई होगी वो यहां जाएगी। अब आप कुछ भी ट्राई करो, चाहे इस भुजा को इस तरफ खिसकाओ, इसको नीचे की तरफ खिसकाओ, इन दोनों सिरों को कभी भी नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि इन दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा नहीं है। इन दोनों भुजाओं को जब जोड़ा तो आपको मिला 8 और तीसरी भुजा उस 8 से बड़ी है, जबकि ये योग बड़ा होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप बोलोगे त्रिभुज संभव नहीं है, या फिर ऑप्शन आए इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही अगर इनका अंतर देखा जाए तो अंतर जो है 5 और 3 का अंतर मिलेगा 2, तो तीसरी भुजा जो है उस अंतर से छोटी होनी चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, वो जो अंतर है वो तीसरी भुजा से आपको छोटा मिलना चाहिए। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि इस भुजा की लंबाई 5 और इस भुजा की लंबाई 3 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है? परिभाषा के अनुसार तीसरी भुजा की लंबाई जो है, या यूं कहे भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इसलिए इन भुजाओं का योग आपको मिला 8, तो तीसरी भुजा आपकी क्या हो सकती है? 7 हो सकती है, क्योंकि तीसरी भुजा अगर 7 मीटर होगी तो ये योग तीसरी से बड़ा माना जाएगा। 6 होगी तो योग तीसरी से बड़ा माना जाएगा, 5 होगी तो योग तीसरी से बड़ा माना जाएगा। लेकिन अगर 8 हो गई तो तीसरी से बड़ा नहीं होगा, तब क्या माना जाएगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो गया। और जब बराबर होता है, ये वाली डेफिनेशन भी काफी काम आने वाली है कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होता है तो भी त्रिभुज नहीं बनता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सिंपल रेखा बनती है। इसलिए नोट डाल के हम ये भी लिख लेते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर, इसका मतलब समरेखीय बिंदु। तो इस प्रकार तीन बिंदु को मिलाने से बनने वाली जो आकृति है उस पे आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप समबाहु, समद्विबाहु, समकोण,
विषमबाहु त्रिभुज की जांच कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये भी पता कर सकते हो कि त्रिभुज समबाहु है या नहीं है, या फिर तीनों बिंदुओं से मिलाने पर नहीं तो त्रिभुज बन रहा है और नहीं विषमबाहु त्रिभुज है। और समबाहु वाले केस के अलावा ऑप्शन में समरेखीय भी दिया जा सकता है, इसलिए समरेखीय की जांच भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने ये देखा कि तीन बिंदुओं को मिलाकर हम किस तरीके से सवाल जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीनों बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज के प्रकार की भी जांच की जा सकती है और इस बात की भी जांच की जा सकती है कि तीनों बिंदु समरेखीय है या नहीं। समरेखीय होने की कंडीशन ये रहेगी कि दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए, और त्रिभुज ही संभव नहीं है उसका डेफिनेशन ये रहेगी, उसको जांचने का तरीका ये रहेगा कि जैसे ही आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके भुजाओं की लंबाइयां तो निकाल लोगे, लेकिन वो लंबाइयां निकालने के बाद भी आपको ये बात का पता होना चाहिए कि दो भुजाएं जो आपने कोई भी दो भुजाएं हैं उनका जोड़ करने पर वो जोड़ हमेशा तीसरी से बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब पक्का त्रिभुज है। अब अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो आप कह सकते हो कि विषमबाहु त्रिभुज ही होगा। या फिर आपने जो भुजाएं निकाली है, आपको जो भुजाओं के मान मिले हैं वो भुजाएं जो हैं अगर उनमें से किन्हीं दो का अंतर तीसरी से छोटा है तो भी आप कह सकते हो कि त्रिभुज संभव है, और फिर आप भुजाओं को देखकर कह सकते हो कि विषमबाहु है। लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग है और इन दोनों परिभाषाओं का पालन नहीं हो रहा है तो आप कहोगे त्रिभुज संभव नहीं है, ऐसे केस में विषमबाहु नहीं करोगे, गलती हो सकती है। तो ये त्रिभुज के प्रकार हुए जिसको दूरी सूत्र के सहायता से आप सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार पर कि किस तरीके से चतुर्भुज के प्रकार भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनमें क्या क्या जांच करने की हमें जरूरत पड़ती है। तो देखिए तो देखिए जिस प्रकार हमने त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानकारी ली है उस पर डिस्कस किया है, वैसे ही हम डिस्कस करते हैं चतुर्भुज के प्रकार पे। देखो चतुर्भुज के प्रकार से संबंधित जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा उसमें आपको चार बिंदु दिए हुए होंगे और उन चारों बिंदुओं से आप चारों भुजाओं की लंबाइयां निकाल सकते हो दूरी सूत्र की सहायता से, और उनके विकर्णों की लंबाइयां भी निकाल सकते हो, और उस आधार पर आपको कहना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ऑप्शन में आपको जनरली आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दिए हुए मिलते हैं और उन्हीं में से कोई एक आपका आंसर होता है। तो देखो जांच कैसे करोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आयत की, देखिए आयत जो है इनकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ ले आज, क्योंकि ये सवाल जो है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के। आप लास्ट पॉइंट तक, अगर आप कैलकुलस में भी चलोगे, अगर आप वेक्टर भी पढ़ोगे, आप 3D भी पढ़ोगे, वहां पर भी ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर ले। ये कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में मिक्स हो सकती है, कहीं पर भी ये इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए आयत जो होता है उसकी खास बात क्या होती है, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर होगी हमेशा, और इस तरफ देखा जाए तो ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसलिए मैं पहली प्रॉपर्टी ये लिख दूं कि आमने सामने, अपोजिट साइड्स अगर मैं कहूं, आमने सामने की भुजाएं बराबर, फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद में जो आयत है उसकी खास बात ये होती है कि सभी कोण जो आपको मिलेंगे वो सभी कोण 90 डिग्री के मिलेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं सभी कोण समकोण होंगे। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी ये लिख दी जाए, सभी कोण समकोण। थर्ड प्रॉपर्टी में मैं ये लिख दूं कि अगर हम दूरी सूत्र से इनके विकर्णों की लंबाई निकालें
अगर हम ए से लेकर सी तक के बीच की दूरी निकाले बाई दूरी सूत्र, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर हम बी से लेकर डी तक के बीच की दूरी निकालें तो दोनों दूरियां हमेशा बराबर मिलेगी यदि वो आकृति आयत है तो इसलिए मैं ये कह दूं कि विकर्णों की लंबाइयां बराबर। इसमें आपको विकर्णों की लंबाइयां बराबर मिलने वाली है। उसके साथ साथ एक खास बात और जिसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है वो ये कि विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक बार दोबारा सुनना, इसके विकर्ण जो है, जैसे कि मैंने AC और BD लिखा, तो ये जो बिंदु है ये बिंदु AC का भी मध्य बिंदु होगा और ये जो बिंदु है ये BD का भी मध्य बिंदु होगा। यानी कि परिभाषा के तौर पर मैं ये लिख देता हूं कि विकर्ण एक दूसरे को बीच से काटते, समान दो भागों में काटते, इसलिए उनके लिए वर्ड है समद्विभाजित। तो मैं लिखूंगा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आयत की बेसिक प्रॉपर्टी हुई। और एक खास प्रॉपर्टी जिससे संबंधित क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आयत में काम नहीं करती, लेकिन फिर भी क्योंकि मैथमेटिक्स जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो काफी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मिक्सअप हो जाएंगे। एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप दूसरे चैप्टर में मिक्स करने लगोगे, इसलिए इस खास बात को लिखता हूं कि इसके विकर्ण कभी भी यहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। इसलिए मैं कहूंगा कि विकर्ण एक दूसरे को, या यूं कहूं विकर्ण एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं। यह बात आपको स्पेशली मेंशन करके चलनी पड़ेगी ताकि मिस्टेक क्वेश्चंस में नहीं हो। विकर्ण एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के लंबवत नहीं होते। इसी के समान, इसी के सिमिलर अगर मैं दूसरी आकृति की बात करूं, ये वाली आकृति है, इसका नाम लिख देते हैं आयत। इसी के सिमिलर अगर मैं दूसरी आकृति की बात करूं, जैसे क्या किया, ये जो आयत था, इस आयत को यहां से दबाव डालकर और ऐसे टेढ़ा कर दिया, यहां से इसको ऐसे मोड़ दिया, जिससे कि ये भुजा इधर खिसक गई और ये भुजा इधर खिसक गई। तो ऐसा करने से क्या ये जो प्रॉपर्टी है इस पे कोई फर्क पड़ा? प्रॉपर्टी क्या थी? आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो देखो ऐसा करने से अगर उसी पर दबाव डालने से ये भुजाएं, ये जो कोण है ये खिसक कर 90 से ज्यादा हो गया और ये खिसक कर 90 से कम हो गया। देखिए ये 90 से बड़ा बन गया और ये 90 से कम हो गया। जितना ये उस तरफ खिसक गया उतना ही ये भी आगे की तरफ खिसक गया। तो इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो अगर मैं इसका नाम रख दूं PQRS, तो मैं ये कहूंगा कि जो PQ की लंबाई है वही लंबाई SR के बराबर है और जो QR की लंबाई है वही PS के बराबर है। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक वैसे की वैसी रह गई कि आमने सामने की भुजाएं बराबर। फिर देखिए सभी कोण समकोण, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अब बदल चुकी है। जैसे ही हमने आयत से समानांतर चतुर्भुज में गए, आयत से समानांतर चतुर्भुज के डिस्कस कर रहे हैं, तो जो आयत की प्रॉपर्टी की सभी कोण समकोण होते हैं वो बदल गई। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है कि इसका जो कोण P है, अगर ये थीटा है तो इसका कोण R भी थीटा ही रहेगा, और अगर इसका कोण S फाई है तो इसका कोण Q भी फाई रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आमने सामने के कोण बराबर रहेंगे समानांतर चतुर्भुज में, और आयत में सभी कोण वैसे ही बराबर थे। इसलिए ये प्रॉपर्टी सेम नहीं है। यहां पर मैं लिखूंगा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जो है वो बराबर है, यानी कि सामने की तरफ मुंह करने वाले कोण, आमने सामने के कोण बराबर है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि विकर्णों की लंबाइयां बराबर, तो मैं ये कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी भी बदल चुकी है। आपको खास दिख रहा होगा
कि ये जो विकर्ण है PR, इसकी तुलना में ये जो विकर्ण है SQ, ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि विकर्णों की लंबाइयां समान या फिर बराबर नहीं होती है। समानांतर चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाइयां असमान, इसलिए यहां पर लिखूंगा विकर्ण असमान। इसी प्रकार अगर चौथी प्रॉपर्टी की बात करें कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी अभी भी मेंटेन है। ये प्रॉपर्टी आयत में भी ठीक वैसे ही है जैसे समानांतर चतुर्भुज में है, या फिर समानांतर चतुर्भुज में भी वैसे ही है जैसे आयत में है। समानांतर चतुर्भुज के भी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और आयत के भी जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद में विकर्ण एक दूसरे के लंबवत नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी भी समानांतर चतुर्भुज मेंटेन करके चलता है। समानांतर चतुर्भुज में भी हम कह सकते हैं कि विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते। बोले सर इन प्रॉपर्टीज की जरूरत कहां पड़ेगी? देखिए, बहुत बार तो सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 4 बिंदुओं के निर्देशांक देने के बाद आपसे ये पूछा जाए कि निम्न बिंदु प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन में हो आयत, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज। तो आप सबसे पहले दूरी सूत्र की सहायता से भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करोगे, और देखना आपने भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करी और आपको ये पाया, या आपने ये पाया कि आमने सामने की भुजाएं आपको बराबर मिल गई, तो आपका दिमाग चलेगा कि ये या तो आयत हो सकता है और या फिर समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं दोनों में बराबर होती है। अब आपको यह जांचना हो कि आयत है या समानांतर है, इस बात का कैसे पता चले? तो अब आप क्या करोगे, अब आप उनके विकर्णों की लंबाइयां भी देखोगे, यानी कि AC और BD या फिर PR और QS, इनकी लंबाइयां देखोगे, और इनकी लंबाइयां अगर आपको बराबर मिल गई, दो जो विकर्ण हैं उन दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर मिल गई, तो आप कहोगे कि सर ये तो आयत है, और आप आयत वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे। और ऐसे ही आपने ये देखा कि समानांतर चतुर्भुज अगर होगा तो जो उसके विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होंगे, विकर्ण असमान, इसलिए आप आमने सामने की भुजाओं को देखोगे तो आपको या तो आयत या समानांतर चतुर्भुज में से कोई एक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे उसके बाद आप देखोगे विकर्णों को, तो विकर्णों की लंबाई अगर बराबर हो गई तो आप आयत कहोगे, और विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं हुई तो आप कहोगे समानांतर चतुर्भुज। ऐसे ही बहुत बार इन प्रॉपर्टीज की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये हम डिस्कस क्वेश्चन जब आएंगे, अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन को आप बताएंगे, उस वक्त ये सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन में हम प्रॉपर्टीज को देख ले, तो हमने आयत और समानांतर चतुर्भुज की बात की है चतुर्भुज के प्रकार में। अब हम बात करेंगे वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में। तो देखिए, तो चतुर्भुज के प्रकार की अगर बात करें तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं उसको भी देखिए। अगर मैं वर्ग की बात करूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको मिलने वाली है। वर्ग के शीर्षों को हम A, B, C और D मान लेते हैं। इसी प्रकार अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूं तो वो जो वर्ग है उस वर्ग को ही जिस प्रकार आयत को मोड़ दिया गया था वैसे ही वर्ग को मोड़ने से जो आकृति बनेगी उस आकृति का नाम होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो देखिए इस पर किस तरीके से सवाल मिलेंगे या इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, जो वर्ग होता है उसकी खास बात आपको देखने को यह मिलेगी कि चारों भुजाएं जो होती है वर्ग की वो बराबर होती है। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लिख देता हूं, चारों भुजाएं बराबर। आप कहोगे कि सर समचतुर्भुज जो है उसमें क्या फर्क है? उसकी प्रॉपर्टीज में भी तो हम ये कह सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि
वर्ग से ही तो समचतुर्भुज मिला है, वर्ग को ही तो ऊपर जब दबाव डाल के हमने भुजाओं को मोड़ दिया, ये 90 डिग्री से बदल के कोण को ज्यादा और कम कर दिया, तभी तो समचतुर्भुज मिला है। इसलिए इसी से ये बना है, इसलिए भुजाओं की लंबाइयां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लंबाइयां वैसे की वैसे ही रहेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी मेंटेन होकर चल रही है समचतुर्भुज में भी। उसी प्रकार विकर्णों की बात करूं तो इसमें कहा जाएगा कि विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आयत की बात कर रहे थे। और इधर कहेंगे कि विकर्ण बराबर नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी थी, इसमें चारों कोण समकोण, तो चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं, और इसमें चारों कोण समकोण नहीं होते लेकिन सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए लिखूंगा मैं सम्मुख कोण बराबर। इसके बाद में विकर्णों की बात करें तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित इसमें भी करेंगे और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समचतुर्भुज में भी करेंगे। इसलिए मैं लिखता हूं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इस तरफ भी इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करके चलेंगे कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और सबसे खास जो प्रॉपर्टी है जो हमने आयत और समानांतर चतुर्भुज में ये कहा था कि उनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते, वो प्रॉपर्टी वर्ग और समचतुर्भुज में इस तरह से मेंटेन होती है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। वैसे ही इसके साथ भी यही केस रहेगा, यहां भी 90 डिग्री का एंगल, यहां भी 90 डिग्री का एंगल। इसलिए मैं लिखूं कि विकर्ण लंबवत होते हैं, और ये जो है समचतुर्भुज भी मेंटेन करके चलता है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, हमने त्रिभुज के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार और उनकी खास प्रॉपर्टीज, उनके खास गुणधर्म देखे जो हमें सवालों में समस्या करते हैं। और अमूमन हमारा सवाल जो होता है बहुत ही सिंपल लेवल का पूछता है, उसके बावजूद भी गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। वो चांसेस अब आपके नहीं बनेंगे अगर आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखोगे, 2 बार लिखोगे, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रखें और बार बार इसका रिवाइज करते रहे। खास बात देखना, ये भुजाओं से संबंधित जो प्रॉपर्टीज होती है ये बच्चों को अच्छे से पता होती है, छोटी क्लास से ये प्रिपेयर होती है, लेकिन जो विकर्णों से संबंधित प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं आपको खास बात बताता हूं कि विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। इस प्रॉपर्टीज में आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। आयत में भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समानांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, वर्ग जो होता है उस वर्ग में भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, और समचतुर्भुज जो होता है उसमें भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद जो विकर्ण है वो लंबवत है या नहीं एक दूसरे के, इस पे अगर चर्चा की जाए तब बहुत ही खास बात ध्यान रखना होता है कि आयत और समानांतर चतुर्भुज जो है उसमें विकर्ण एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं, और वर्ग और समचतुर्भुज जो होता है उसमें विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये प्रॉपर्टीज खास रहेगी। बाकी ऊपर वाले जो 2 बातें हैं वो नॉर्मली सब लोगों को बेसिक पता होती है, उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं रहती है। जिसमें आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको खास बात पता होती है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन के भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए काफी है, आप इनको अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।